नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज का दिन इंपॉर्टेंट है। सभी एसेट क्लासेस आज की यूएस फेड की मीटिंग के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे रहेंगे। 13% प्रोबेबिलिटी है कि शायद यूएस फेड आज रेट्स ना बढ़ाए, लेकिन 87% ये चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी जताई जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट दरें हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और कोई ये बात नहीं मानता कि 50 बेसिस पॉइंट की तेज़ी आज देखने को मिलेगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होने वाली है कि आज की जो दरें बढ़ने के बाद या दरें की जो अनाउंसमेंट है वो होने के बाद जैनेट पॉवेल यहां पर क्या कहते हैं, आगे जाकर किस तरह का उनको लगता है कि इन्फ्लेशन रहेगा, बैंकिंग क्राइसिस के ऊपर वो क्या कहते हैं, किस तरह की गाइडेंस लेके वो आते हैं, उसी के ऊपर यहां पर बाजार मूव करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कमोडिटी बाजार पर इसका क्या असर होगा, आज शाम के इवेंट से पहले आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की पोजीशंस होनी चाहिए, क्योंकि कल सुबह तक यहां पर बहुत देर हो सकती है। तो वेदर आप अपनी पोजीशंस यहां पर ओपन रखें या ना, और कैसे फिलहाल कारोबार करें, इसी के ऊपर हम फिलहाल बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलएमपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा, एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक हमारे साथ हैं, साथ ही गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे और पैराडाइम कमोडिटी के कंसल्टेंट बीरेन वकील भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये इस हफ्ते का क्लियरली टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, जहां पर हमने ऑल टाइम हाइज बनने के बाद यहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी आते हुए देखी है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यूएस फेड से पहले कोई बहुत बड़ी पोजीशन यहां पर ओपन नहीं रखना चाहता। प्रीतम, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं करंट गोल्ड के प्राइसेस और अगले 24 घंटे में क्या कुछ होने की एक्सपेक्टेशन है? मनीषा, देखिए, एक्सपेक्टेशन तो मार्केट का एस्टिमेशन में ही आ गया है कि 25 बेसिस पॉइंट का है। मुझे ये है कि कहीं सरप्राइज नहीं आ जाए 50 बेसिस पॉइंट का, बट इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो लग रही है। गोल्ड में हम लोगों ने ऑलरेडी जो बैंकिंग क्राइसिस का प्रीमियम, कहीं ना कहीं सेफ हेवन प्रीमियम था, वो इरोड होते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि आज फेड एक बहुत टाइट रोप वॉक करेगा। मुझे लगता है कि वो 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगा और कमेंट्री में बोलेंगे कि आगे के हाइक्स विल बी डेटा डिपेंडेंट, और वो शायद से पॉजिटिव हो सकता है गोल्ड के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट के लिए अनुमान लगा के बैठे हुए। इंट्राडे बेसिस पे आप काम करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी पोजीशन ले आप कैरी फॉरवर्ड आज ना ही करें तो बेटर है। आई नो एक अपॉर्चुनिटी मिस होगी, बट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बेटर ही है कि आज कैरी फॉरवर्ड ना करें पोजीशन इंट्राडे बेसिस पे। और इंट्राडे के लिए हमारा कॉल बहुत सिंपल है कि यदि 58,600 जो ऑलमोस्ट आ चुका है, ये प्राइस है, आज करंट प्राइस में हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 58,400 का और टारगेट प्राइस रहेगा 58,900 का। मनीषा, शॉर्ट टर्म में मैंने ये बाई कॉल दिया हुआ है। एक बार ये प्ले आउट हो जाए, कल यदि मार्केट नीचे खुलता है तो एक अच्छा लेवल रहेगा वापस एंटर करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। वेल एब्सोल्युटली, जेरेमी पावेल आज यहाँ पर क्या करते हैं, सभी नजरें उसके ऊपर होंगी। तो लॉन्ग पोजीशंस एज ऑफ नाउ बनाई जा सकती हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। बीरेन जी, आपको क्या लगता है पावेल आज क्या कर सकते हैं, और आपकी स्ट्रैटेजीज उससे पहले यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में क्या होंगी? प्रेसियस मेटल में टेम्पररी में सिल्वर में थोड़ा बाइंग साइड में जाऊंगा। फ्लाइट टू क्वालिटी का जो ब्रॉडर फ्लो है, इसका मेन बेनिफिट तो क्रिप्टो में बिटकॉइन को मिल रहा है, बट सेकंड रन में सिल्वर को भी थोड़ा मिलेगा, मिल चुका है। गोल्ड का भी थोड़ा मिला है। तो आज के लिए बेट सिल्वर पे बाय साइड की रहेगी। फेड की मीटिंग में एनीथिंग वुड बी 25 और बिलो वुड बी डोविश। तो मैं ऐसा एंटिसिपेट कर रहा हूं कि ये बाय एंड लार्ज ये डोविश मीट रहेगी। ऑलराइट, तो डविश रहने की उम्मीद है, जिसका फायदा यहाँ पर सोने चांदी को मिल सकता है। लेकिन अगर चूज करना हो तो बीरेन जी ने यहाँ पर चांदी में लॉन्ग जाने की यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई है। भूपेश, आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर को, और आप क्या करने की राय देंगे? जी नमस्कार मैम। मेरे को सोने के बाजार की बात करें तो सोने का बाजार जब तक 58,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक सोने में लेवली का ही व्यापार करना चाहिए। अब साइड में मुझे एक बार दोबारा से डबल टॉप के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखता है, जिसमें कि 58,200 का स्टॉप लॉस लगाकर गोल्ड में लॉन्ग करना चाहिए। 59,500 से लेकर 60,100 तक के टारगेट आने वाले 2 से 3 दिन में संभावित रहेंगे। यानी कि काम यहाँ पर खरीदारी का ही करना है। और अमित जी, आप भी इसी से एग्री करेंगे? और सोने चांदी में अगर आपको कोई कमोडिटी पिक करनी हो तो क्या होगी? ऑन चार्ट्स क्या दिखता है? मेरे को लगता है हमेशा जी, चार्ट पे जो है गोल्ड का चार्ट थोड़ा सा अभी कल की जो क्लोजिंग आई है नेगेटिव, वो एक नेगेटिविटी थोड़ा सा चार्ट पे दर्शा रही है। तो मेरे को लगता है कि 1 या 2 दिन में इसमें एक मुनाफा वसूली प्राइसेस में स्पेशली गोल्ड में देखने को मिल सकती है, क्योंकि चांदी के प्राइस इतना ज्यादा बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड में नहीं आया है। गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया है, जबकि चांदी लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है। तो मैं गोल्ड में एक सेल का ट्रेड रिकमेंड करूंगा। आज अगर प्राइस
इक्वाली का ट्रेड लिया जैसे आज इवनिंग तक या फिर कल मॉर्निंग तक। ऑल राइट अमित, आपके लिंक में कुछ इशू है, आपको फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वी गेट योर पॉइंट। जैसे आपने कहा कि सोने में कुछ मुनाफा वसूली और देखने को मिल सकती है, लेकिन चांदी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चढ़ी नहीं है तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग की वजह से यहाँ पर खरीदारी के ट्रेड्स अभी भी बन सकते हैं। ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन एक अच्छा खासा इंपैक्ट हमने कच्चे तेल में भी आता हुआ देखा ही है ऑलरेडी। अपने हाइज से यहाँ पर बहुत बड़ी मुनाफा वसूली बैंकिंग टर्मोइल को लेकर यहाँ पर देखने को मिली, और अब यूएस फेड की मीटिंग से पहले भी यहाँ पर एक पॉज सा लगता हुआ नजर आया है। प्रीतम, यहाँ पे इसे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि $88 का हाई, $70 का लो, हम एक $18 की रेंज में ब्रेंट में कारोबार कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या करने की राय है? देखिए मनीषा, मुझे लगता है क्रूड थोड़ा प्रेशर में रहेगा अभी हाल फिलहाल में, बिकॉज दो फैक्टर्स है। एक तो सेंटिमेंट खराब है, ग्लोबल सेंटिमेंट रिकवर करने के लिए सिर्फ बैंकिंग क्राइसिस के बारे में बात नहीं है, और डिमांड के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस आ रहे हैं। चाइना का डिमांड भी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड था इंक्रीज होगा वो हो नहीं रहा है। इंटरवेंशन बाय ओपेक मेंबर्स, स्पेसिफिक एक्शन कोई तो प्लान था वो भी कहीं मटेरियलाइज होते हुए नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ इन्वेंट्री बिल्ड होते जा रहे हैं। EIA के आपने ये जो डेटा देखा है उसमें एस्टिमेटेड है कि 3 मिलियन बैरल से इन्वेंट्री बढ़ के आ रहा है। तो ये सारी चीज थोड़ा नेगेटिव होगा। मुझे लगता है थोड़े राइस पे अपन थोड़ा इंटरडे बेसिस पे सेल करके चल सकते हैं अराउंड 5800 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएंगे 5860 का, और टारगेट प्राइस रहेगा 5720 फॉर क्रूड टू रैली। एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनना बहुत सिग्निफिकेंट है, तभी जाके मुझे लगता है कहीं ना कहीं रैली करेगा, नहीं तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनती रहेगी। ऑल राइट, यानी कि बेच के काम करना है। सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर कच्चे तेल में फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। अमित, आप कैसे देखेंगे ऑन चार्ट क्रूड को? क्रूड के चार्ट में जो है और प्राइसेस में काफी करेक्शन हमने अभी कुछ महीनों में देखा है। प्राइसेस ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास गए थे, वहां से प्राइस लगभग 5300 के आसपास हुए। तो मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर को एक अच्छा मौका है। अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर 5600-5700 की रेंज में यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो मेरे को लगता है प्राइसेस वापस फिर से 6000 के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो 5720 रुपए के आसपास एक इंट्राडे का बाय का ट्रेड रहेगा। ऊपर में 5840-5850 का इसका जो है टारगेट है, नीचे में 5640 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ऑल राइट, यानी कि एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है, और जैसे प्रीतम ने कहा कि वो रैलीज पे बेचना चाहेंगे। अमित कह रहे हैं कि नीचे डिप्स मिले तो खरीदारी भी की जा सकती है, यानी कि दोनों तरफ के ट्रेडर्स को यहाँ पर इस बाजार में काम करने का मौका है। मुपेश, आप कैसे देखते हैं, और आप क्रूड ऑयल कैसे ट्रेड करेंगे नियर टर्म में, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो सबकी निगाहें यूएस फेड पे, तो एक लंबी स्ट्रैटेजी अगर बनानी हो तो कहाँ बनेगी? लंबी स्ट्रेटजी के हिसाब से क्रूड में बात करना चाहूंगा कि क्रूड में एक बार बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक बॉटम फॉर्मेशन बनी है क्रूड में 5450 के आसपास। जब भी लॉन्गर टर्म के लिए क्रूड मिलता है तब बाय करके काम करना चाहिए। अपसाइड में 5900 से लेकर 6000 तक के टारगेट संभावित रहेंगे आने वाले 15 से 20 दिन के लिए। ऑल राइट, तो ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी भी है 15-20 दिन के हिसाब से। ऑफ कोर्स आज शाम यहाँ पर एक नीजर्क रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप पोजीशंस होल्ड करना चाहें क्रूड में तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए है। बीरेन जी, आप एनर्जी एज अ सेक्टर को कैसे देखेंगे, क्योंकि डिमांड सप्लाई तो एक तरफ है ही, लेकिन मैक्रोज का हमने बहुत बड़ा असर यहाँ पर ओवरऑल पड़ते हुए देखा है। मैक्रो के हिसाब से ही ये दबाव पे है ये सेक्टर। जब तक ये जो नर्वसनेस है स्पेशली यूरोपियन बैंकिंग कंटेजियन की, तब तक इसकी रियल रिडिस्कवरी शायद हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा जर्मन बैंकिंग के हिसाब से थोड़ा नर्वस दिख रहा है। तो लेट अस एक बार ये डस्ट सेटल हो जाए, तब तक एनर्जी को वेट एंड वॉच ही करना बेटर रहेगा। ऑल राइट, एक और सेक्टर जहां पर काफ़ी दिक्कत हमने इस पिछले एक महीने में आते हुए देखी है वो है मेटल्स, फिर चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। वीक ऑन वीक बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपने हाई से काफ़ी उतरते हुए नजर आए हैं। एक्चुअली पिछले 3-4 दिन अगर आप देखें तो कॉपर में तो फिर भी पॉजिटिव रुझान है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में 2% की तेज़ी कॉपर में आते हुए नजर आई है, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक यहाँ पर नेगेटिव में। अपने 8 और 9 महीने के हाई से यहाँ पर स्टील और आयरन ओर में भी अब हमने थोड़ी गिरावट आते हुए देखी है। मैक्रोज तो एक चीज़ है ही, लेकिन प्रीतम आप कहेंगे इवन एज डॉलर में यहाँ पर कमजोरी है, उसका भी कुछ फायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आज तो आता हुआ नहीं देखा। नहीं, मेटल में आता हुआ नहीं देखा है, बिकॉज देखिए मेरे को कॉपर का तो आपने जो तेजी बोला है वो कहीं ना कहीं सप्लाई के कंस्ट्रेंट के हिसाब से वहां पे पॉजिटिविटी बनी हुई है। रही बात एल्यूमिनियम एंड जिंक,
इट इज वो ज्यादा लिंक्ड है इन टर्म्स ऑफ कैसे इकोनॉमी परफॉर्म करेगी या रिकवरी देगी उसके हिसाब से, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं सप्लाई का इशू नहीं आ रहा है। तो फिर भी आप टेक्निकली बात करेंगे तो मुझे लगता है कि तीनों कमोडिटी कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम में कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी है एट दीज प्राइसेस। एल्यूमिनियम एट करंट लेवल ऑल्सो भी हम लोग यदि एक बार बाई करके चल सकते हैं, एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 201 का लेवल पे एंड टारगेट 204 का लेके चल सकते हैं। रही बात कॉपर में, मुझे लगता है कि यदि 763 के लेवल पे आता है वापस एक बार बाई का पोजीशन रीइनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 760 का और टारगेट प्राइस रहेगा 767। प्रीतम, साथ ही डॉलर इंडेक्स को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो 104 103 के आसपास, उसके भी नीचे कारोबार करता हुआ, यहां से क्या क्यूज हैं? आई थिंक आज का फेड का डेटा इज गोइंग टू बी वेरी, इंटरेस्ट रेट तो एक फैक्टर है बट मेरे हिसाब से कमेंट्री उसके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंटली डिपेंड करेगा कि हाउ दी डॉलर इंडेक्स बिहेव करे। मेरा सेंस है कि यहाँ से यदि वो माइल्डली लविश भी होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा डॉलर, क्योंकि कहीं ना कहीं फेड बोलता है कि मैं 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर रहा हूँ, बाद में भी करूंगा बट डेटा देख के करूंगा, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो ही जाता है फॉर डॉलर इंडेक्स। सो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स कुड रैली लिटिल बिट इन द नियर फ्यूचर। ऑफ कोर्स सारी बातें यहीं पे आके रुक जाती हैं कि आज यूएस फेड क्या करता है, क्या बोलता है, और उसी के ऊपर हम नियर टर्म एक डायरेक्शन यहाँ पर मार्केट्स का आते हुए देखेंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद और डेटा है, फिर और भी मीटिंग्स हैं, तो तब तक जैसे बीरेन जी ने पहले भी कहा, जब तक डस्ट सेटल नहीं हो जाती एक बहुत ही चॉपी मार्केट यहाँ पर ये रह सकती है। लेकिन प्रीतम, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सभी नॉन एग्रो स्पेस पर कॉन्वर्सेशन करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि एग्री कमोडिटीज में किस तरह की स्ट्रैटेजीज अब बनाई जा सकती हैं। आपका स्वागत है। बात हमने यहाँ पर नॉन एग्रो मार्केट्स की कर ली है, लेकिन अब एग्रो मार्केट्स में भी ज़्यादा उठापटक है और सबसे पहले यहाँ पर आपका ध्यान मसालों पर ही खींचना चाहेंगे, जहाँ पर जीरे में इस वक्त 3.5% की तेज़ी, तो धनिये में भी करीब करीब 3% की बढ़त के साथ कारोबार है। बीरेन जी, मसाले ऑफकोर्स यहाँ पर मौसम के हिसाब से तो बढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ फसल की भी कुछ चिंताएँ यहाँ पर हैं और बाइंग, एक्टिव बाइंग भी हमने यहाँ पर और हेजिंग भी आते हुए देखी है एक्सचेंज पर, स्पॉट ग्राफ मार्केट्स में भी। कैसे देखते हैं आप मसाले और इन दोनों में ही क्या करने की राय है? यहाँ मोमेंटम जीरा में काफी अच्छा अपसाइड बना हुआ है। जो रिसेंट गल्फ फूड में काम हुआ होगा एक्सपोर्ट्स का, उसकी भी थोड़ी डिमांड है बिकॉज ऑफ दिस रमजान। पाइपलाइन खाली है, मींस कैरी फॉरवर्ड काफी टाइट है, तो उसकी भी असर है। धनिया में जो बार्गेन बायर है वो काफी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि जो सरप्लस लिक्विडिटी रूरल इकोनॉमी में है उनके लिए पार्किंग जोन धनिया थोड़ा अच्छा है। तो ये दोनों मसाले लाइमलाइट में है। अमित, ऑन चार्ट्स यहाँ पर किस मसाले के साथ जाना चाहेंगे आप? मसालों में सबसे स्ट्रॉन्ग जो चार्ट है अभी और ट्रेडिंग का जो पैटर्न अच्छा बना हुआ है वो जीरे का मेरे को दिखाई दे रहा है। आज ही इसने एक नया ब्रेकआउट लिया है 34,650 के आसपास। तो अप्रैल वाला जीरा अगर आज जाते जाते या फिर कल मॉर्निंग में अपने को मिलता है 34,650 के आसपास, तो इसमें एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। कल के लिए टारगेट रहेगा लगभग 35,500-600 रुपए का, और जो स्टॉप लॉस है वो 34,150 रुपए का रहेगा। तो 34,150 के स्टॉप लॉस के साथ 34,650 के करीब जीरे में एक बाय का ट्रेड रखना पड़ेगा। भूपेश, आपको भी ये लगता है? क्योंकि बीरेन जी कह रहे हैं फंडामेंटल स्ट्रांग है, अमित को लग रहा है कि चार्ट्स भी यहाँ पर काफी बेहतरीन है, 35,000 की बात तो यहाँ पर हो ही रही है। आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं भाव? जी, मैं ऐसे कहूंगा कि जीरे का मार्केट अभी ओवरसोल्ड पोजीशन, ओवरबॉट पोजीशन में है। ऊपर में 35,100 और 200 का जीरा एक बार लेने से अवॉइड करना चाहिए। 34,500 के नीचे जाता है तो इसमें हम कॉन्ट्रेरियन एक सेल भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भाव नीचे में 33,500 से 33,000 के आसानी से देखने को मिलेंगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन। तो ये तो बात हुई मसालों की, जहां पर दोनों ही जगह हमने देखा है कि मनी फ्लो आता हुआ, लेकिन जी हाँ, जैसे कहा गया कि फिर से थोड़ा सा ओवरबॉट यहाँ पर जीरा होता हुआ नजर आया है, तो कुछ करेक्शन यहाँ पर आप परहैप्स आता हुआ देखेंगे। बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं और बीरेन जी, 60,000 जैसे लेवल्स अब यहाँ पर एक बॉटम के हिसाब से या कुछ कंसोलिडेशन के हिसाब से बनते हुए नजर आए हैं। आवक अच्छी खासी है। आज हम कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि आवक 3 साल में सबसे ज्यादा है और किसान अब शायद यहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहते क्योंकि भावों में एक स्थिरता बनती हुई नजर आई है। ये अरावल बड़ी हो एक हिसाब से अच्छा न्यूज है कि बहुत टाइम के बाद पेरिटी लौटी है। 4 महीना काफी
डिस्पेरिटी रही, अब पेरिटी आ गई है, तो थोड़े थोड़े जिनिंग बढ़ेंगे। ये साल पूरे साल जिनिंग चलेगा, तो ऐसा लग रहा है कि सप्लाई साइड के लिए अब कंज्यूमर के लिए अच्छे दिन है। कॉटन सीड ऑयल केक में आप कैसे देखते हैं बीरेन जी, जो करंट लेवल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 1.25% की तेजी के साथ कारोबार है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि मार्केट नेट शॉर्ट है, तो एक आध रनअप आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन खाली है, जिनिंग कम हुए तो फिनिश गुड्स का सप्लाई कम है, इसलिए यहाँ एक आध रनअप अपसाइड का आना चाहिए। 2850 तक हम देख सकते हैं फ्यूचर्स में। ऑलराइट, तो कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी की राय यहाँ पर। बात अब गुआर की कर लेते हैं, जहां पर भी छुटपुट कारोबार के साथ हमने तेजी ही यहाँ पर बनते हुए देखी है। मुपेश, यहाँ पे क्या देखते हैं अब आप लेवल्स, और क्या खरीदारी की राय है? 5640-50 के इर्द गिर्द कहीं भी ग्वार का बाजार मिलता है तो खरीदना चाहिए। अपसाइड में अगर देखें तो एक बार शॉर्टर टर्म के लिए 5720 से लेकर 5740 तक के भाव संभावित रहेंगे, परंतु 5740 के ऊपर अगर मार्केट के क्लोज आते हैं और सस्टेन करता है मार्केट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो फर्दर इसमें तेजी की एक नई चाल भी देखी जा सकती है। ओके, एंड अमित, आपको चार्ट्स पे भी ऐसा ही लगता है कि एक खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए? ग्वार शीट का चार्ट जो मैं भी स्ट्रक्चर देख रहा हूँ डेली चार्ट पे, वो एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक नेगेटिविटी एज पर टेक्निकल दर्शाता है। तो मेरे को लगता है बड़ा मूवमेंट अपसाइड के लिए तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी एक रेंज बाउंड ही मार्केट रहेगा 5700 के आसपास। अभी ग्वार शीट अप्रैल वाला एक बिकवाली का ट्रेड मेरे को लगता है अच्छा रहेगा। 5800 के ऊपर जब तक ये नहीं निकल रहा है अप्रैल वाला, तब तक इसमें वापस फिर से 5500 रुपए की पॉसिबिलिटी रहेगी कि प्राइजेस वापस फिर से टेस्ट कर ले। ऑलराइट, तो हमने आज यहाँ पर यूएस फेड की तो बात की ही है, साथ ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज में क्या किया जा सकता है उस पर भी बात करी है। बीरेन जी, एक ही टॉपिक बचता है और वो है जिस तरह का मौसम फिलहाल है, और आईएमडी ने कहा है कि 2 दिन के ड्राई मौसम के बाद 23 रात से 24 सुबह से फिर से बारिशें शुरू हो सकती हैं। तो जो खड़ी फसल है उसकी चिंता सभी को है। हमने वो काफ़ी सारे पिक्चर्स, वीडियो सब जगह से आते हुए देखे हैं, तो चाहे वो गेहूँ है, सरसों है, चना है, आपको क्या लगता है कहाँ पर ज़्यादा दिक्कत फिलहाल जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से रह सकती है? क्वालिटी डैमेज व्हीट को काफी हुआ है, धनिया को भी ठीक ठाक डैमेज हुआ है। 3 स्टॉर्म मींस हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, ये तीनों चिंता का विषय है, तो वेदर पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। और बीरेन जी, कहाँ दिक्कत लगती है? गेहूं की दिक्कत तो आपने कहा है ही, लेकिन चना और सरसों आपको लगता है ठीक ठाक निकल जाएंगे, यहाँ पर कोई बहुत चिंता नहीं है? सरसों में भी थोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट सबसे वल्नरेबल व्हीट है, और हमारे एरिया में आम, मैंगो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, काफी नुकसान हो चुका है। जी हाँ, जहाँ तक फल और सब्जी की बात की जाए तो आम पर भी सभी की यहाँ पर नज़र है, जहाँ पर काफ़ी महंगा आम फिलहाल है, और माना ये जा रहा है कि मराठवाड़ा में करीबन 40% यहाँ पर फसल खराब हो चुकी है, तो उसका असर हमने सीधा प्राइसेस में और अवेलेबिलिटी में आता हुआ देखा भी है। मौसम पे तो ऑफकोर्स यहाँ पर आगे जाकर भी नज़र बरकरार रहेगी। लेकिन बहुत शुक्रिया बीरेन जी, अमित, भूपेश, आप सभी का आज जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।